जी बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और ये जो थोड़ी बहुत आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए मेहनत की जा रही है और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अफसोस की बात यह है कि कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी क्लास में एक अच्छा कंपटीशन हो और जिससे कि आप लोग जो मेहनत कर ले वो करीब से करीब मार्क्स अपने लेकर आए, है ना। किसी बच्चे को ऐसा ना महसूस हो कि भाई वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, हम एडवांस नहीं है। तो मैं आप लोगों के सामने इस तरह से, इस मीडियम से, यूट्यूब के मीडियम से मैं ऐसा कुछ रखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा कंपटीशन बने और आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और इस एग्ज़ाम के टाइम के अंदर जो एक फ़िक्र होनी चाहिए वो फ़िक्र आप लोगों के अंदर आ जाए। ओवरऑल सारे काम का यही मकसद है, ठीक है। तो आपने लास्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका यूनिट एंड मेज़रमेंट, उसके उसके कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए थे और मैं आपको बता दूं कि उसमें से ज़्यादातर पार्ट बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि कुछ क्वेश्चन उसमें लॉन्ग के हैं लेकिन वो शॉर्ट में या एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है। इसमें जो भी पोर्शन आ रहे हैं वो सब का सब ऐसा है जो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चीटिंग हो सके, है ना। आप लोग इस बात को ज़रूर एक दूसरे से डिस्कस करिएगा कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है। और मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ, इसमें जो मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ कैलकुलेशंस आ जाएं। ये वीडियोस उन लोगों के बिल्कुल काम नहीं आएगी जो चीटिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे और वैल्यूज़ चेंज होते ही साफ पता लग जाएगा कि कौन चीटिंग कर रहा है, कौन चीटिंग नहीं कर रहा है। इसलिए दिमाग सभी के पास होता है, तो भाई सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाएं और इसको स्टार्ट करें, ठीक है। हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर में से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट हाइट एबव द अर्थ सरफेस। इतना सुनने के बाद आप लोगों को शायद कुछ समझ में आ गया होगा। हम इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ हाइट के ऊपर हम बात कर रहे हैं ऑन ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। तो किस हाइट पर जो ग्रेविटी है वो हाफ हो जाएगी अर्थ की सरफेस से, जबकि इसकी अर्थ की रेडियस दे रखी है बेटा 6400 किलोमीटर। और हमारा आंसर बेटा, आंसर जो आएगा वो हमारा किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, तो आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे we know that acceleration due to gravity at height, ठीक है। हाइट पर जो ग्रेविटी है उसको सपोज हम जी डैश कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्लास में भी आपको जी डैश बताया हुआ है और इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला में बहुत सारी शक्लें हो सकते हैं। मैं अभी साइड में आपको बता दूंगा कि क्या शक्ल है, क्या करना है, कैसे करना है। आपकी नोटबुक में क्या हो रखा है वो सब मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले अभी, देन उसके बाद मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, यानी कि एच हाइट पे जो ग्रेविटी है वो जी डैश है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जी है, ठीक है। और ये आर रेडियस ऑफ अर्थ है और एच है हमारी हाइट। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, इसमें हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ जी डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि फाइनली हमें यहाँ पे जी डैश निकालना है। और यहाँ पे ग्रेविटी बेटा आपको पता ही होता है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है, ठीक है। और आर 6400 दे रखा है और एच आपको एच आपको बेटा, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूँ, एट वॉट हाइट, इसमें आपको एच की वैल्यू पता करनी है। आपको जी डैश और जी दे रखा है इन टर्म ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला में मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये जो फॉर्मूला है मैंने आपको क्लास में जो फॉर्मूला कराया हुआ है, जी डैश इज इक्वल टू
जी इंटू 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई। ई फॉर अर्थ आप आर यूज़ करें या आर ई यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ सिंबल है। ठीक है, मैंने ये फार्मूला आपको बताया हुआ है, एक्चुअली ये यही फार्मूला है। अगर आप आर को नीचे लेकर आएंगे तो इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा और आर यहाँ नीचे आ जाएगा, है ना। यानी कि आप अगर क्लास में देखें, क्लास में जब ये आपको डेरिवेशन कराया गया है, इससे जस्ट पहले का जो स्टेप है वो ये इक्वेशन लिखा हुआ है। क्योंकि हमें इस इक्वेशन से कंक्लूजन निकाल के देना था, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो हमारे लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है। दूसरी बात, हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में है, इसकी जगह पर जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। ये भी मैंने आपको क्लास में प्रूव करके बता दिया था कि ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है सब एक ही बात है। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस से काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन फॉर्मूला को सिंप्लीफाइड करते हैं तो आगे चल के हमारी सेम वैल्यू आती है, या इन फॉर्मूला का जो कंक्लूजन है वो हमारा बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको गलत डिफाइन कर दिया था कि हम यहाँ से जी डैश निकालना है। एक्चुअली हमें जी डैश तो दे रखा है। ठीक है, कहाँ दे रखा है हमें जी डैश, ये देख लें। तो द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ दैट। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसी पोर्शन को जो कन्फ्यूज़न हो गया था उसको हम क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मूला हमने लिख दिया है, हमारे सामने फॉर्मूला है, हम इसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारे पास है बेटा, गिवन कंडीशन क्या है, हाइट तो आपसे पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी क्या होती है बेटा, जी होती है ना। और हमने एच हाइट पे जी डैश माना हुआ है, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जी अपॉन 2 हो जाएगा। या आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर आप और आसानी करना चाहें कैलकुलेशन में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इधर ले आइए, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 जी डैश हो जाएगा। जो आपका दिल चाहे दोनों में से किसी भी आप फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं, यहाँ से हम करेंगे। तो हम जी डैश की जगह पे हम अब करना स्टार्ट करते हैं। तो एम्प्लाइज दैट तो हम क्या करेंगे, जी डैश की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये जो हमें गिवन पार्ट था वो है हमारे पास जी अपॉन 2, ये हमने पुट किया इज इक्वल टू जी। और यहाँ हमारे पास आर है, वैल्यू हम आगे रख लेंगे अपॉन आर प्लस एच, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दीजिए। और आप देखेंगे यहाँ पे बेटा आपका ये कैंसिल हो जाएगा, जी से जी आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका इधर बचता है 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे खुद सॉल्व कर सकते हैं वो उसको आगे के लिए सॉल्व करना शुरू कर दें इसको। ठीक है, बहुत देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहता है। इधर हो जाएगा आपका r अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये आपका √2 के साथ आ जाएगा, √2 आ जाएगा r के साथ, और r प्लस एच इधर आ जाएगा। तो r प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हो रहा है आपका √2r। ठीक है, ये हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या होता है ना, एग्जाम टाइम में मिस्टेक्स होती हैं। तो ये वो मेथड आपको बताया जा रहा है। हालांकि आप यहाँ पे सिंपली आप आर की वैल्यू रखते, आर की वैल्यू रख के फिर आप कैलकुलेशन करते तो कन्फ्यूज़न के चांसेस ज़्यादा थे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल आर और आर हैं दोनों को पास पास रख लेते हैं। तो आर हमारा ये है, इसको इधर ले आए हम, तो ये हो जाएगा आपका -√2 आर हो जाएगा, और ये एच इधर आके माइनस का एच हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो अभी माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इधर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपका √2r
ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव में हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू ये आपका बचेगा h। r आपका कॉमन मिल जाएगा तो ये बचेगा √2 - 1 इज इक्वल टू h। ये आपके पास कंडीशन आ गई, ठीक है। अब चूंकि आपने h की वैल्यू निकाल ली है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। r की वैल्यू लगाएंगे, √2 की वैल्यू लगाएंगे। r की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 6400 किलोमीटर दी है। यहाँ मैंने गिवन में लिखना भूल गया था ऊपर, जहाँ मैंने गिवन कंडीशन लिखी हुई थी। √2 की वैल्यू लगा दीजिए बेटा, यहाँ किलोमीटर की जरूरत नहीं है अभी। तो ये आपका √2 की वैल्यू 1.414 - 1 इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे बचेगा आपका 0.414, तो आपका फाइनली h इधर लिख लेते हैं हम। फाइनली हम इसको h इज इक्वल टू 6400 इंटू 0.414, ठीक है। और अगर हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो नहीं करके दिखाने वाला मैं आपको। ये हो जाएगा बेटा वैल्यू इसकी 2649.6 किलोमीटर। यानी कि इसका सीधा सीधा कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर हम अर्थ सरफेस से 2649.6 किलोमीटर अबव जाते हैं, वहाँ पे जो ग्रेविटी है, जो अर्थ की ग्रेविटी है, वो अर्थ की सरफेस की ग्रेविटी से हाफ रह जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं कि 3 क्वेश्चंस पे हमें काम करना है, कौन से इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन रहने चाहिए और आपकी मेहनत ये रहनी चाहिए कि आप इसके लिए बहुत अच्छी खासी आप मेहनत कर सकें, है ना, आप अच्छा खासा काम कर सकें। तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, हाउ फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ does the acceleration due to gravity become 4% of its value on the surface of earth। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सॉरी एक मिनट रुकिएगा, हाउ फार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डज द acceleration due to gravity becomes 4% of its value on the surface of earth। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बेटा परसेंटेज का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा था कि हाफ रह जाएगी और यहाँ पे कह रहा है 4% रह जाएगी। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है आपका, है ना। बिल्कुल जैसे हमने इसको किया हुआ है वैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन करेंगे इसके लिए, ठीक है, जैसे अभी आपने किया हुआ है। तो लिखेंगे वी नो दैट, तो सिर्फ इससे काम चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपने पूरा लिखना है, वी नो दैट, ठीक है। हमने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू, वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको काटते हैं थोड़ा सा, आर अपॉन आर ई प्लस या आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इफेक्ट ऑफ हाइट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको गिवन कंडीशन क्या है उसे ध्यान से देख लो। गिवन आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है जी डैश इज इक्वल टू 4% ऑफ जी। तो 4% ऑफ जी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4/100 जी लिख सकते हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मत भूलिएगा बिल्कुल। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में परसेंटेज आ रहा है, इस तरह की लैंग्वेज हो रही है, लाइक एग्जाम में अगर आपका 4 की जगह 5 आता है तो आप क्या करेंगे, 5/100 करेंगे। 10 आता है तो आप क्या करेंगे, 10/100 करेंगे, है ना। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल जैसे उससे सॉल्व किया था सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू उठा के पुट करना है। तो यहाँ देखें, इसको करते हैं, जी डैश की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो 4/100 जी इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस
एच स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो 4/100 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2/50 लिख सकते हैं, है ना। 2 से अगर हम इसको सिंप्लीफाइड कर दें, और ये आपका r/r+h का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद में अब हमें बिल्कुल वही पुराना वाला स्टेप बेटा दोहराना है। तो एक काम अगर हम ये करें कि हमने इसको सिंप्लीफाइड किया है, सिंप्लीफाइड ना करें, हम इसको इतना ही रहने दें, क्योंकि स्क्वायर रूट आराम से आ जाएगा। ये आपका 4/100 ही है, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 4/100 इज इक्वल टू r/r+h। तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 2, और 100 का हो जाएगा 10 इज इक्वल टू r/r+h। ये हो गया आपका, ठीक है। और आपने चूंकि यहाँ से h निकालना है, तो बिल्कुल वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको इधर ले आएंगे, 10 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2r+2h, मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10r। r और r पास रख लीजिए आप, ये ऐसा कर लें, आप इसको इधर ले आएँ, तो आपका 2h इज इक्वल टू हो जाएगा 10r माइनस 2r। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको किस तरह की कैलकुलेशन की आदत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन बहरहाल सही होना चाहिए, जो मैथमेटिक्स रूल हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, ठीक। तो चूँकि हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h हमारा लेफ्ट हैंड भी होना चाहिए, तो ये आपका 2h इज इक्वल टू, ये फाइनली बचेगा आपका 8r, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 8r/2, तो फाइनली ये आ जाएगा बेटा आपका 4r, ठीक है। अब आपको पता है, आपको रेडियस जो दे रहा था, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर दे रहा था, तो आप h इज इक्वल टू 4 इंटू आर की वैल्यू लगाती है 6400, 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 4 4 ज़ा कितना होता है बेटा 16, और ये 2 0 तो है, और 4 6 ज़ा 24, और 1 25, यानी कि 25,600 किलोमीटर। तो इस आंसर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। और जैसे कि अर्थ की रेडियस, यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है अर्थ की रेडियस, तो अर्थ की रेडियस 6400 है, अप्रॉक्सीमेटली होती है 6400, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपका MCQ में, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, डिजिट आपको याद रखनी होगी। अगर 4% के बारे में बात की जा रही है, तो आंसर आपका 25,600 आता है। और आप एक काम कीजिएगा, अपना सेल्फ आप करिएगा, और उसमें आप क्या करिएगा, जब आप सेल्फ करेंगे, सॉरी ये दिख नहीं रहा था आपको, हाँ, जब आप इसको सेल्फ करेंगे, आप 5% लगा के देखिएगा, तो 5% में आपको देखना है कि यहाँ पर जब ग्रेविटी 5% रह जाएगी, तो उसमें हाइट कितनी होगी। जो आपको जैसा कि पता है कि हाइट जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे ग्रेविटी डिक्रीज़ होती है। तो 5% पे बेटा जाहिर सी बात है, जब 5% होगा तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देखना है, फिर देखना है अगर ये क्वेश्चन आपका MCQ में आता है तो आप कितना एक्यूरेट आंसर कर पाते हैं, और उसमें ऑब्जेक्टिव में अगर बहुत क्लोज आंसर लगे हुए हैं तो, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और बस ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर लें, अच्छे मार्क्स गेन कर लें, ठीक है। हालांकि अभी पिछले वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हुए थे उसमें स्टैटिक्स दिखाई देता है, तो उसमें लगा था कि आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, और बॉयज़ सेक्शन तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो बड़ा अजीब सा मुझे महसूस हुआ कि एग्ज़ाम का टाइम है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी हलचल नहीं हो रही है ना। कुछ बच्चे तो ज़रूर कांटेक्ट कर रहे हैं, लगातार कांटेक्ट में हैं, कि वो जानना चाह रहे हैं कि क्या दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, और मेहनत भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। खुशी है उन बच्चों के लिए, दुआ भी है। तो भाई बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो मेहरबानी करके अगर ये वीडियो सेगमेंट आप अगर सुन पा रहे हैं या सुना है आपने, तो एक दूसरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आप इसको ये बिल्कुल भी ना समझें कि भाई आपका पेपर जो है वो क्लियर कर दिया है, पेपर आउट हो गया, वैल्यू चेंज होंगी, ये कन्फर्म बात है आपको।
ठीक है, उतना आपको पता है कि जो मैं बोलता हूँ वो थोड़ा करता ही हूँ मैं। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, एस्केप वेलोसिटी पे है और आज के लास्ट क्वेश्चन है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसके लिए मुझे जो वर्क करना था कुछ बिजीनेस भी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं काम तो खैर पूरा करा दूंगा आपको, एग्ज़ाम तक कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आज के लिए ये एक ही वीडियो हो पाएगा, उसमें ये आपका क्वेश्चन थर्ड है, ये आपका है ना। और ऑलमोस्ट ग्रेविटेशन का लास्ट है। छोटे मोटे जो एमसीक्यूज हैं वो मैं कॉमन से ही पूछूंगा, है ना, कुछ ज़्यादा टफेस्ट नहीं होंगे और सब कुछ इन्हीं में से आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुपिटर हैज़ अ मास 318 टाइम दैट ऑफ द अर्थ। आपको पता है जुपिटर जो है अर्थ से बड़ा है, तो उसका मास भी अर्थ से 318 टाइम ज़्यादा है। एंड द रेडियस इज 11.2 टाइम ऑफ द अर्थ रेडियस, और उसकी रेडियस जो है जुपिटर की अर्थ की रेडियस से 11.2 टाइम ज़्यादा है। एस्टिमेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द जुपिटर सरफेस। आपको जुपिटर सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का बताना है। गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको 11.2 जो एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, ये अर्थ की दे रखी है, इससे कंपेयर करके आपको क्या बताना है, उस जुपिटर पे एस्केप वेलोसिटी बतानी है। अब यहाँ पे आप देख लें, पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसको लाइट भी कर लीजिए, गिवन भी कर लीजिए, एक ही बात है ना। तो हम जो टर्म मास रेडियस के मानते हैं वो तो हम एम और आर मानते हैं अर्थ के लिए। ठीक है, तो हम चूँकि यहाँ पे मेथड तो नहीं है, लेकिन हम पहले लिख ले रहे हैं मास ऑफ जुपिटर। मास ऑफ जुपिटर को हम बेटा एम डैश मान लेते हैं। ठीक है, और अर्थ के मास को हम मान लेते हैं बेटा एम मान लेते हैं। तो एम डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 318 एम। ठीक है, और आर डैश मानते हैं हम रेडियस ऑफ जुपिटर, जो कि क्या दे रखी है बेटा 11.2 आर दे रखी है। तो 11.2 आर, ये हमने दोनों कंडीशन लिख ली है, मास और रेडियस दोनों लिख लिए हैं अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब हम लिख लें लेट द एस्केप velocity on the earth surface। इसको हम नॉर्मली क्या मानते हैं, v ई फॉर अर्थ मानते हैं हम बेटा, इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे हमने फॉर्मूला एक होता है हमारे पास बेटा, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2GRE। क्योंकि फॉर्मूला छोटा है, अक्सर बच्चों को याद हो जाता है GRE या GR, डजेंट मैटर। ठीक, लेकिन हमें चूंकि यहाँ पर दिया गया है मास और रेडियस की फॉर्म में दिया गया है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला जब हम GRE स्क्वायर नहीं लगाते हैं, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2GM अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमारा अर्थ के लिए है, और अर्थ की एस्केप वेलोसिटी दे रखा है, वो हम चाहे यहाँ यूज़ कर लें, हम बाद में यूज़ कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला ये जो आया है हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर मत करिएगा। एंड द एस्केप वेलोसिटी ऑन द, अब हम लिख लें बेटा जुपिटर के लिए, जुपिटर सरफेस। ठीक है, इसको हम वी ई डैश मान लें ना, क्योंकि हमने डैश में माना हुआ है तो इसे भी डैश मान लें। अब क्या रहेगा इसमें, टू कांस्टेंट है आपका, जी कांस्टेंट है, एम की जगह पर हम क्या करेंगे बेटा एम डैश अपॉन आर डैश। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया। हमें क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द जुपिटर सरफेस निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, बहुत कॉमन प्रोसेस है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन
इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड का राइट हैंड पे, तो v डैश अपॉन v डैश को हमने ऊपर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है। तो v डैश की वैल्यू हम पहले लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है आपके 2g m डैश अपॉन r डैश। अब हमें v यानी इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करना है, तो हम इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत आसानी वाली बात है। r अपॉन 2g m। ठीक है, आर्ट के केस में m और r था, और जुपिटर के केस में डैश वाले टर्म थे। तो बेटा आपका √2 ये है, √g ये है, √g ये है, √2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमें v डैश अपॉन वी ई बच रहा है, जो यहाँ पे वेरिएबल टर्म है हमारे, यहाँ ऊपर बच रहा है बेटा आपका, देखें m डैश, और सिर्फ साथ में ले लेते हैं m। तो ये हमारा हो रहा है m डैश अपॉन m, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हालांकि ये दोनों फंक्शन इनटू में है तो ऐसे आसानी रहेगी। और ये हो गया r अपॉन r डैश। ये फाइनली एक रिलेशन निकल आया। ठीक है, आप इसको जुपिटर की जगह कोई दूसरी कंडीशन दे रखा है सेम इसी तरह से, आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, दिमाग में आप इसको रख सकते हैं, एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए इस तरह का आप एक रिलेशन दे सकते हैं। अब आपको जो गिवन कंडीशन दी हुई थी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देन फिर मैं आपको जो गिवन कंडीशन थी वो क्या दे रखा था, मास ऑफ जुपिटर अर्थ का कितना है 318 टाइम है, और रेडियस ऑफ जुपिटर है 11.2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम जो है ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, फिर हम पेपर को नीचे की तरफ सरका रहे हैं जी। ये देखें, अब हम सिंपली v डैश की वैल्यू हमें निकाल ली है, हम v को भी इधर ले जाते हैं, बाद में हम वैल्यू रखेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर। m डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 318 m है अपॉन m, इनटू लगा देते हैं, नहीं ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, r की जगह r रख देते हैं, और 11.2 r रख रहे हैं, r डैश की जगह, तो r से r कैंसिल हो गया, m से आपका m कैंसिल हो गया, तो v डैश इज इक्वल टू v आपका अंडर रूट में बचता है 318 इंटू 11.2, सॉरी 11.2 आपका बेटा नीचे है, 11.2। ठीक, अब फाइनली हमें क्या करना है, ये मैं गलती से मल्टीप्लाई में लिख रहा था, एक्चुअली ये 318 ऊपर 11.2 आपका नीचे रहेगा। ठीक है, अब फाइनली आपके लिए एक छोटा सा वर्क मैं दे रहा हूँ, v क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये कितना है आपका 11.2 है। देखिए कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, एक वर्क है आप लोगों के लिए 11.2, और ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, आप इसमें दिमाग लगाइएगा कैसे आप इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इससे कम से कम कैलकुलेशन। ठीक, आप इसे करके देखें, क्या करना होगा आपको, आपने क्या करना है, जो भी आपने करना है आप इसे करके देखें, फाइनल आंसर जो आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ 59.7 किलोमीटर पर सेकंड आएगा, है ना। अर्थ का होता है बेटा, अर्थ का होता है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी अगर हम किसी पार्टिकल को देखते हैं तो वो एस्केप कर जाता है अर्थ सरफेस से, और कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। अगर जुपिटर से एस्केप कराना है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 59.7 किलोमीटर पर सेकंड देनी होगी। तो एक कैलकुलेशन ये भी रहे कि जुपिटर चूँकि हमारा अर्थ से बड़ा है तो वहाँ एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर हम छोटे किसी प्लेनेट या सैटेलाइट के ऊपर एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, जो अर्थ से छोटा होगा तो उसकी एस्केप वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनल इसका आंसर आ रहा है। कैसे कैलकुलेशन करनी है, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया रह गया, अगर हम 11.2 को अंदर ले जाते हैं तो 11.2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो 11.2 बचेगा 318 में उसका मल्टीप्लिकेशन कर लें, जो वैल्यू आएगा उसका डिवीज़न मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। ठीक है, वैसे मैं इसको कर सकता हूँ, एक्चुअली मुझे स्पेस का भी देखना पड़ता है कि कितना स्पेस मेरे फ़ोन में बाकी है, कहीं वीडियो ओवरलोड ना हो जाए। मैं थोड़ा सा स्टेप कर दे रहा हूँ, देन बाकी का खुद कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन करने के लिए इसको अंदर ले जा रहा हूँ,
11.2 का स्क्वायर कर रहा हूँ अंदर ले जाके, ठीक है, इंटू 318 आपका था कौन 11.2 से स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूँ मैं। अब ब्रैकेट में आपके पास बच रहा है 11.2 इंटू 318, ठीक है। अब इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालिए और फाइनल आंसर आपका 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बेटा वीडियो इतना ही। कल आपकी स्टार्टिंग जो है सुबह से ही मैं वीडियोस की स्टार्टिंग कर दूंगा, जिसमें मैं पहले आपका ऑसिलेशन क्लियर करूंगा। ऑसिलेशन के बाद में फिर मैं आपका मोशन, लॉ ऑफ मोशन, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे रिलेटेड है। काफ़ी कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। टोटल जो वीडियो है ये भी तकरीबन आधे घंटे के आसपास की वीडियो होगी। तो मैं जो नेक्स्ट आपको मैं टोटल मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग 5-6 घंटे आप सिर्फ ये वीडियोस देखें और आप कम से कम एग्ज़ाम में कम से कम 60 का आप स्कोर गेन कर पाएँ, ठीक है। मेहनत से पढ़ें, मेरी कोशिश सिर्फ मेहनत के लिए है, ठीक है। और चीटिंग वीटिंग वाले जो बच्चे हैं उस बात का ध्यान रखें कि मैं वैल्यू पक्का बदलने वाला हूँ, इसलिए फटाफट आप अपने जो है इन वीडियोस को देख के अपना रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो कभी कभी तो आपको बहुत अच्छा याद होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको याद तो है, आपने प्रॉपर मेहनत नहीं की है, लेकिन आप एग्ज़ाम रूम में जाके आप भूल जाते हो, ठीक है। तो अब आपको परेशानी होती है, आप आसपास देखते हो दूसरा किसी और मेथड से कर रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको अपना पहले एक मेथड या अपना एक पैटर्न बेटा आपको सेट करना होगा। आई होप आप लोग सेटिस्फाई हो गए इन सारी बातों से। और जो बच्चे वेव को लेकर या वेव के किसी टॉपिक को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर बच्चे परेशान ना हो, आप लोग मैसेज कर रहे हो और मैं आप सारे लोगों का ध्यान में रखते हुए उसी तरह की वीडियो बनाऊंगा कि किसी का भी कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। और आप बेधड़क आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज, क्वेश्चन, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जो कुछ कैलकुलेशन रिलेटेड भी हो सकती है, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपने समझना है और इसको सिर्फ इस तरह से ना पढ़ें कि सिर्फ एग्ज़ाम तक आपको याद रहे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। इतनी मेहनत आपने करनी है, हर क्वेश्चन को कम से कम 5-5 बार आप रिपीट करके देखें, आप कैलकुलेशन करके देखें, आप देखें कि आपका सही आ रहा है। इनकेस अगर मैंने वैल्यू बदल दी है, अगर मैं 19-20 कुछ करूँगा वैल्यूज़ में, तो वो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए शब खैर, गुड नाइट।